बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और हॉरिबल होने वाली है। आज की वीडियो में एक जिनज़ादा एक लड़की के बालों पर फिदा हो जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे बालों की खुशबू पर फिदा हूँ। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली, पूरी देखिएगा और देखने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो आइए सुनते हैं। मुस्फिरा बेटा जल्दी करो, और कितना वक्त लगेगा? अम्मा ने उसको बाहर से पुकारा था। वो जब अपने मेकअप को फाइनल टच दे रही थी, अम्मा की आवाज़ सुनकर उसने आवाज़ लगाई, अम्मा बस 5 मिनट। उसने अपने लंबे घने बालों को खोला। हालांकि अम्मा हर बार जब भी उसको बाहर लेकर जाती वो कहती थी कि जूड़ा बनाकर हिजाब ले लो, मगर आज उसकी बहुत ही करीबी सहेली की शादी थी जो उनके रिश्तेदार भी लगते थे, इसलिए वो भी दुल्हन की सहेली के रूप में सबसे अलग और जुदा नजर आना चाहती थी। उसने अपने दोस्त के साथ कलर कम्बिनेशन डिस्कस करके अपना खास ड्रेस तैयार करवाया था। अम्मा उसकी तैयारियां देखकर खुश भी थी और कुछ फिक्रमंद भी। जाने क्या बात थी कि जब भी वो कुछ ज्यादा तैयार होती तो अम्मा के चेहरे पर फिक्र के आसार नजर आना शुरू हो जाते। उसके लंबे स्याह बाल उसके घुटनों को छू रहे थे। उसके बाल बहुत सिल्की थे और आज वो जूड़े से आजाद होकर उसे किसी रियासत की शहजादी दिखा रहे थे। जैसे ही वो कमरे से बाहर निकली, अम्मा ठटक कर रह गई, मुस्फिरा तुमने ये क्या हरकत की है? मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि अपने बाल हरगिज़ नहीं खोलो, लेकिन फिर तुमसे। उनकी आवाज़ बहुत सख्त थी। मुस्फिरा ने चेहरे पर ढेरों मासूमियत से जाली और करीब जाकर अम्मा के गले में बाजू डालकर कहने लगी, प्यारी माँ सिर्फ एक दिन की इजाज़त दे दे। आप जानते तो है ना कि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। हम दोनों ने आज के दिन के लिए बहुत मैचिंग की है। प्लीज़ माँ, दोबारा से कभी बाल खोल कर बाहर नहीं जाऊँगी, पक्का प्रॉमिस। लाडली बेटी थी उनकी, वो हमेशा उनकी बात ही मानती थी, इसीलिए उन्होंने एक गहरा सांस लिया और फिर कहा, ठीक है, मगर याद रखना सिर्फ आज के लिए। दोबारा अगर मुझसे ये जिद की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुस्फिरा ने मुस्कुराकर अपनी माँ के चेहरे पर प्यार किया और वादा कर लिया। वो दोनों कुछ लेट हो रही थी, इसलिए दोनों ने अपने बैग उठाए और फौरन बाहर निकले, जहाँ पर उनके ड्राइवर मंसूर चचा उनके मुंतज़िर थे। ट्रैफिक जैम बहुत बुरी तरह से था। मंसूर चचा बचा बचा कर गाड़ी निकाल रहे थे ताकि उन्हें वक्त पर तकरीब में पहुंचा सके कि अचानक मुस्फिरा की नज़र बाहर खड़े एक छोटे लड़के पर पड़ी, जिसके पास ताज़ा गुलाब मोतिया के बालों में लगाने वाले गजरे और हाथों में पहनने वाले गजरे थे। मुस्फिरा शुरू दिन से ही फूलों की दीवानी थी, मगर न जाने क्या वजह थी कि उसकी जिद के बावजूद उनके घर में कभी भी फूलों के पौधे नहीं लगाए गए थे। उसने बच्चों की तरह शोर मचाकर चचा से कहा, चचा प्लीज़ रुकें, वो देखिए उस बच्चे के पास क्या है। एक मिनट गाड़ी रोकें प्लीज़ अम्मा, वो देखिए कितने प्यारे गजरे हैं, प्लीज़ मुझे लेके दें। देखना वहाँ शादी पर सारी लड़कियों ने अपने बालों पर लगाए होंगे और मैं ऐसे ही सबके सामने बैठी होंगी, कितना बुरा लगेगा ना। उसकी माँ ने जैसे ही उसकी बात सुनी तो सख्ती से बोलने लगी, कितनी दफ़ा कहा है मुस्फिरा कि जिद ना किया करो। किसने कहा था कि तुम उधर अपने बाल खुले छोड़ दो? खबरदार, जो तुम्हारा दुपट्टा तुम्हारे बालों से खिसका, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसकी माँ ने उसे फौरन खबरदार किया। अच्छा माँ, सर पर दुपट्टा ही रोगी, लेकिन प्लीज़ ये गजरे ले दें। देखना मैं सर से दुपट्टा नहीं उतारूंगी। उसने फौरन ही अपनी माँ से जिद की थी। तभी उसकी माँ ने जल्दी से उस लड़के से पूछा, बेटा ये गजरे कितने के हैं? लड़के ने कहा, आंटी सिर्फ 200 रुपये के। वो एक बहुत खूबसूरत सी फूलों की माला थी जो उस लड़के ने उसकी माँ को दी और उसकी माँ ने बदले में 200 रुपये निकाल कर उस लड़के को दिए। मंसूर चचा ने गाड़ी आगे बढ़ा दी और अब उसकी माँ उसके बालों पर वो माला आराम से सेट कर रही थी। उसके रेशमी घने बाल चमक रहे थे पर अब साथ में महक भी रहे थे। उसकी माँ ने दिल ही दिल में उसकी नज़र उतारी और कुछ दुआएं पढ़कर उस पर दम किया। सफ़र ज़्यादा नहीं था, इसलिए थोड़ी देर में ही गाड़ी एक छोटे से शादी हाल के सामने रुकी। तभी उसकी माँ ने उसे दोबारा कहा, मेरी बातें गौर से सुनो। अगर तुम्हारी सहेली ने भी तुमसे कहा ना कि दुपट्टा उतारो और अपने बाल दिखाओ, तो तब भी तुमने उनकी बात नहीं माननी, समझी? ठीक है माँ, परेशान मत हो, चले मेरे साथ, मेरी दोस्त मेरा इंतज़ार कर रही होगी। अम्मा ने मुस्कुरा कर उसकी तरफ देखा और वो दोनों गाड़ी से उतर कर शादी हाल की तरफ चल पड़ी। अम्मा को अंदर जाते ही उनकी रिश्तेदार खवातीन ने घेर लिया और वो उनके साथ फैमिली टेबल्स की तरफ चली गई। वो अंदर जाकर वहाँ की खूबसूरती देखकर दंग रह गई। उसकी सहेली की शादी थी जिसकी वजह से सारे दोस्तों को उसने दावत दी थी। इससे पहले कि वो मज़ीद आगे बढ़ती, अचानक ही किसी चीज़ से उसका दुपट्टा अटक गया
और यूं दुपट्टा उसके सर से फिसल गया था। वो घबरा कर पीछे मुड़ी। उसका दुपट्टा किसी लोहे की कील में फंस गया था। उफ, ये क्या हो गया? वो जल्दी से अपने दुपट्टे को वहां से निकालने लगी, लेकिन दुपट्टा निकलने का नाम नहीं ले रहा था। अगले ही पल अचानक एक भारी आवाज उसने अपने पीछे सुनी। मैडम लाइए, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, वो एक खूबसूरत नौजवान था जो उसके बालों को निहायत ही गौर से देख रहा था। जैसे ही उसने उस नौजवान को देखा, वो घबरा गई। नहीं नहीं, आप रहने दें, मैं खुद ही निकाल लेती हूँ। वो जल्दी से फिर अपने दुपट्टे को बेदर्दी से खींचने लगी। नौजवान ने कहा, अरे मैडम, इस तरह करने से दुपट्टा फट जाएगा ना, लाइए मैं आपकी मदद कर देता हूँ। वो नौजवान उसके करीब बढ़ने लगा। जब वो मुस्कुराया तो उसकी नीली आंखें देखकर मुस्कुरा दंग रह गई। न जाने वो कौन था, क्योंकि वो अपनी सहेली से मिलने के लिए उसके घर जब भी जाया करती। उसने तो कभी इस नौजवान को नहीं देखा था। वो नौजवान जैसे ही उसके करीब आया तो बिल्कुल उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। मुस्कुरा जैसे ही पीछे मुड़ी, उसे इतना करीब देखकर वो सिटपटा कर रह गई। वो नौजवान अपनी आंखें बंद किए मोती के गजरे की खुशबू अपने अंदर बसा रहा था। और तो उस नौजवान की एक उंगली उसके बालों को छू रही थी। उसने अपनी उंगली पर उसकी एक लट को लपेट लिया था। ये सब देखते ही मुस्फिरा एकदम घबरा गई। उसने यहाँ वहाँ नजर दौड़ाई कि अगर किसी की भी नजर उन दोनों पर पड़ जाती तो हंगामा खड़ा हो जाता। फौरन उसने दांत पीस कर कहा, बात सुने, ये क्या कर रहे हैं? दूर रहे मुझसे, मैं अपना काम खुद कर सकती हूँ। मुस्फिरा ने सख्त लहजे में कहा। ये वाकई कितनी बड़ी बदतहजीबी थी कि वो नौजवान बिना जान पहचान के उसके इतने करीब होकर उसके बालों को छू रहा था। तब वो नौजवान आंखें खोल कर उसे देखने लगा। उसकी आंखें एकदम सुर्ख हो गई, जैसे उसे मुस्फिरा किस बात पर गुस्सा आया हो। इससे पहले कि मुस्फिरा अपने दुपट्टे का कुछ करती, अचानक उस नौजवान ने एक झटके से मुस्फिरा का दुपट्टा खींच लिया। दुपट्टा 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। मुस्फिरा अपने फटे हुए दुपट्टे को देखकर सख्ते में आ गई। ये वही दुपट्टा था जो उसने खास तौर पर आज के फंक्शन के लिए खरीदा था। वो गुस्से से उसको घूरता हुआ वहां से चला गया, जबकि मुस्फिरा फटे हुए दुपट्टे को देख रही थी कि अब वो क्या करे। उसकी आंखों में बेख्तियार पानी जमा होना शुरू हो गया था। वो यही सोच रही थी कि अब क्या करे। उसके बाल भी खुले थे और दुपट्टा भी फट चुका था। वो बार बार अपने फटे हुए दुपट्टे को देख रही थी। कभी कभी उस नौजवान को जो कि इस फंक्शन में अलग थलग बैठा हुआ था, वो बिल्कुल बेपरवाह सा लगा। मुस्फिरा का दिल चाहा कि वो उसके पास जाकर 4 बातें सुनाए, पर ऐसा करके वो अपनी सहेली की शादी में बदमज़गी पैदा नहीं करना चाहती थी। नौजवान भी उसके फटे हुए दुपट्टे को देख ही रहा था, जिसको मुस्फिरा ने पिन के साथ अटका लिया था। अब दुपट्टा उसके कंधे पर था और लंबे बालों की वजह से किसी को नजर नहीं आ रहा था कि वो फट चुका है। अचानक वो नौजवान अपनी जगह से उठा और आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता उसके करीब आने लगा। मुस्फिरा बाकी सहेलियों के साथ बैठी हुई शादी इंजॉय कर रही थी। जैसे ही उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ, उसने फौरन पलट कर देखा। नौजवान फिर से उसके करीब था और उसके खुले बालों को घूर रहा था। उसके हाथ उसके बालों की तरफ बढ़ ही रहे थे। मुस्फिरा यकदम मिनमिनाई, अल्लाह, कौन है आप और क्यों पीछे पड़ गए मेरे? इतने सारे लोगों के बीच में बार बार मेरे करीब हो रहे और मेरे बालों को छू रहे। अगर मेरी अम्मी ने देख लिया तो कयामत हो जाएगी और लोग क्या कहेंगे? कोई शर्म होती है, कोई लिहाज होता है? वो दबी दबी आवाज में उस पर चिल्ला रही थी और उसका दिल खौफ से बुरी तरह से लरज रहा था। पर अगले ही पल जैसे ही उसकी नजरें अपने दुपट्टे पर गई तो ये देखकर उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। दुपट्टा कहीं से फटा हुआ नहीं था, बल्कि बिल्कुल ठीक था। वो वही तरह से चौंक गई और अगले ही लम्हे उस नौजवान को तलाश करने लगी, पर वो उसे कहीं नजर नहीं आया। उसके जहन में हजारों सवाल गर्दिश करने लगे कि आखिर ये सब क्या हो रहा था। स्टेज पर जाकर जब वो अपनी सहेली फिजा के पास बैठी तो वो उससे पूछने लगी, अरे फिजा, तुमसे एक बात करनी है। वो लड़का कौन था? मैंने पहले कभी तुम्हारे खानदान में ऐसा लड़का नहीं देखा। पुनीरी आंखों वाला लड़का। फिजा जल्दी से हंसते हुए बोली, तुम कैसी बातें कर रही हो मुस्फिरा? भला नीली आंखों वाला लड़का? मैंने तो अभी तक ऐसे किसी को भी नहीं देखा, और ना ही मेरे बाबा ने किसी ऐसे लड़के को दावत दी है। यहाँ पर तो सभी फैमिली के लोग हैं, अक्सर को तो तुम जानती भी हो, और आंटी तो सभी को जानती हैं। अरे हमारे खानदान में कोई खूबसूरत लड़का है नीली आंखों वाला? पगली कहेंगी। जैसे ही मुस्फिरा ने ये सुना तो गोया उसके सर पर आसमान गिर गया। उसे जो महसूस हो रहा था शायद वही हकीकत थी। वो घबराई हुई चारों तरफ देखने लगी तो चौंक गई, क्योंकि वो लड़का शादी हाल के एन बीचों बीच लगे हुए फानूस के नीचे बड़ी शान से कुर्सी पर अकेला बैठा हुआ था।
और मुसलसल उसे ही देखे जा रहा था। थोड़ी देर में फोटोग्राफर स्टेज पर चढ़ गया तो उसकी दोस्त और उसका दूल्हा तस्वीरें बनवाने लगे। मुस्फिरा भी स्टेज से नीचे उतर गई। अचानक उसे अपनी कजन नजर आ गई जो खुद भी शायद बोर हो रही थी। वो फौरन उसकी तरफ लपकी। उसे अपनी अम्मी कहीं नजर नहीं आ रही थी। उसने अपनी कजिन से पूछा कि नबीला वहां देखो, हॉल के बीच में कोई बैठा है ना। नबीला ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और फिर हैरत से मुस्फिरा की तरफ देखने लगी और कहने लगी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम्हारे चेहरे पर ये 12 क्यों बजे हुए? इतनी घबराई हुई क्यों हो? वहाँ कोई नहीं बैठा, वो बैठने की जगह है बड़ा, वहाँ से लोग गुजर रहे हैं। मुस्फिरा का दिल अब बुरी तरह से घबरा रहा था। करीब था कि वह रोने लगती। अचानक उसकी अम्मी की नज़र उस पर पड़ गई और वो फौरन उसकी तरफ चली आई। वो अपनी किसी कज़न से मुस्फिरा को मिलवाना चाहती थी, इसीलिए उसका हाथ पकड़कर फैमिली की टेबल की तरफ चली गई। मुस्फिरा उन लोगों से बड़े प्यार से मिली। कुछ देर के लिए उसे तसल्ली भी हो गई थी क्योंकि अम्मी उसके पास थी। थोड़ी देर में खाना खुल गया और उनकी फैमिली के लड़कों ने ही उन्हें सर्विंग शुरू कर दी। उसे अम्मी को कुछ बताते हुए भी डर लग रहा था क्योंकि अम्मी ने पहले ही उसे बाल खोलने से मना किया था। वो कहेंगी कि ज़रूर तुम इसी वजह से परेशान हो रही हो। वो चोरी चोरी नज़रों से इधर उधर देख रही थी। उसका मामूजात फहद उन्हें खाना देकर गया था पर मीठा लाने का कह गया था। वो खाना खा रही थी कि अचानक से किसी ने उसके सामने मीठे की परेड कर दी। उसने प्लेट पकड़ते जैसे ही मुस्फिरा की नज़र ऊपर उठी तो ये देख कर कांप कर रह गई कि ये तो वही लड़का था जो कुछ देर पहले मुसलसल मुस्फिरा को नजर आ रहा था। वो गहरी मुस्कुराहट देकर वहाँ से चला गया। रुखसती में अभी भी काफ़ी वक्त था लेकिन अब मुस्फिरा से यहाँ बैठा नहीं जा रहा था। उसने अम्मी के कान में कहा कि अम्मी मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, तो जल्दी चले। उन्होंने बड़े गौर से बेटी के चेहरे की तरफ देखा और कुछ देर बाद सब लोगों से मिलकर उसे अपने साथ लेकर घर की तरफ चल दी। अम्मी मंसूर चचा को पहले ही फ़ोन कर चुकी थी। गाड़ी में बैठकर उसने सुकून का सांस लिया और खुद को मुसलसल इसी बात पर कायल करने की कोशिश कर रही थी कि वो लड़का वहाँ पर कोई काम करने वाला ही था या फिर कोई रिश्तेदार। उसे किसी चीज़ का धोखा हो रहा था। गाड़ी जैसे ही मोड़ काटने लगी अचानक से गाड़ी के सामने से दूसरी गाड़ी इस अंदाज से गुजरी कि मंसूर चचा ने बमुश्किल ब्रेक लगाए। गाड़ी में अम्मी की और उसकी चीखें बुलंद हो गई। मंसूर चचा खुद डर गए क्योंकि उन्होंने मोड़ काटने से पहले दूसरी तरफ देखा था, वहाँ कोई नहीं था। उन्होंने गाड़ी को फौरन ही साइड पर लगा लिया। अम्मी उन पर गुस्सा कर रही थी तो वो कहने लगे, बेगम साहिबा दूसरी तरफ कोई नहीं था, न जाने ये कहाँ से आ गया अचानक सामने। अम्मी ने सफ़र की दुआ पढ़ी। उस चचा से कहा कि वह एहतियात से गाड़ी चलाए। मुस्फिरा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो लोग घर पहुँच गए। अम्मा सीधी कमरे में चली गई और वो भी जल्दी से कपड़े चेंज करने चली गई। उसने कमरे की सारी लाइट चला दी। एक अजीब सा खौफ उसे बार बार महसूस हो रहा था। जैसे वो ड्रेसिंग में कपड़े बदलकर शीशे के सामने जाकर खड़ी हुई अपने बाल समेटने, अचानक शीशे पर उसकी नज़र पड़ी। वो नौजवान बिल्कुल उसके पीछे खड़ा था और अपनी बाहें फैलाकर उसने पीछे से उसे अपने सीने से लगा लिया था। मुस्फिरा चीखना चाह रही थी लेकिन उसकी आवाज़ जैसे बंद हो गई। वो अपने चेहरे को उसके बालों में घुसाकर गहरी सांसें ले रहा था। कमरे में एक अजीब सी खुशबू फैल गई और उसकी गर्म सांसों से मुस्फिरा को अपना दम घुटता महसूस हो रहा था। एकदम उसके अंदर न जाने कहाँ से हिम्मत आ गई। वो जोर से चीखी और उसके पीछे से धक्का दे दिया। वो तेजी से भागते कमरे से निकली तो उस नौजवान ने उसके बालों पर हाथ डाला। अब सूरत हाल ये थी कि वो कमरे के बाहर थी और उसके बाल उस नौजवान के हाथ में। वो मुसलसल चीख रही थी। अम्मी फौरन भागकर उसके पास पहुंची तो अजीब मंजर देखकर लरज़ गई। उन्होंने साफ महसूस किया था कि मुस्फिरा के बाल किसी के हाथ में थे। वो फौरन आगे बढ़ी और अपनी बेटी को गले से लगा लिया। एकदम से मुस्फिरा के बाल ढीले पड़ गए और मुस्फिरा अपनी माँ के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। नौशीन बेगम को किसी अनहोनी का एहसास हो रहा था। वो मुस्फिरा को अपने साथ लगाए ड्राइंग रूम में पहुंच गई और फौरन अपने शोहर को कॉल करने लगी जो आमतौर पर रात को 1 बजे से पहले घर नहीं पहुँचते थे। घड़ी में वक्त 12 बजने वाले थे। दोनों माँ बेटी शदीद खौफजदा हो चुकी थी। नौशीन बेगम ने फ़ोन करके मंसूर चचा को भी घर के अंदर ही बुला लिया। वो फौरन आ गए और मुस्फिरा के कमरे की अच्छी तरह से तलाशी लेने लगे लेकिन वहाँ तो कोई नहीं था। जबकि मुस्फिरा चीख चीख कर बता रही थी कि अम्मी मेरे कमरे में कोई है। वो दोनों माँ बेटी एक दूसरे के साथ लेटी हुई थी और ड्राइंग रूम में ही थी। जब तक सिद्दीकी साहब घर नहीं पहुंचे मंसूर चचा घर के अंदर ही मौजूद रहे। वो भी बहुत परेशान थे कि एकदम बैठे बिठाए क्या मुसीबत आ गई थी। सिद्दीकी साहब जब घर पहुंचे
तो बीवी और बेटी के जर्द चेहरे देखकर उनको बरसों पहले एक फकीर की कही गई बात याद आ गई, जब उसने मुस्फिरा की तरफ देखकर कहा था, इस लड़की को जिन्नात से बहुत बचा कर रखना, क्योंकि इसके वजूद में उनके लिए खास कशिश है। वो भी मजीद कुछ बताने ही वाला था कि सिद्दीकी साहब ने फौरन अपनी बीवी नौशीन को डांट डपट कर गाड़ी आगे बढ़ा दी थी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मुस्फिरा की शख्सियत से जो राज जुड़ा है उनकी बीवी कभी उस राज तक भी पहुंच पाए। वो शदीद खौफज़दा थे। इस बच्ची में उन दोनों मियाँ बीवी की जान बसी थी, बावजूद इसके कि वो उनकी सगी औलाद नहीं थी। जबकि वो मरी में ड्यूटी कर रहे थे तब उन्हें ये बच्ची मिली थी। वो एक फॉरेस्ट ऑफिसर थे, उनके घर पहली औलाद होने वाली थी। अचानक नौशीन बेगम की तबीयत खराब हो गई। उस वक्त वो 8 माह की हामला थी। शदीद पेचीदगी की वजह से डॉक्टर्स ने ऑपरेशन करके माँ को तो बचा लिया, मगर उनका बेटा चंद लम्हे जिंदा रहकर फोत हो गया। नौशीन अभी बेहोश थी और सिद्दीकी साहब ने बेटे की तदफीन कर दी थी। वापस आते हुए उनको और मंसूर चचा को जंगल के बीचों बीच किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। वो लोग वहाँ पहुँचे तो एक कपड़े में लिपटी हुई ये परियों जैसी हसीन बच्ची उनको लावारिस मिली। उनके दिल में बच्ची को देखकर तरह तरह के वसवसे उठे, लेकिन वो उसे इस तरह जंगल में अकेला छोड़कर अपने दिल को आगे बढ़ने पर भी रजामंद नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने बच्ची को उस जगह से उठा लिया कि शायद उसकी माँ उसे किसी मजबूरी में इस जंगल में तने तनहा छोड़कर चली गई है, क्योंकि बच्ची का किसी लावारिस मुकाम पर मिलना इस बात की निशानदेही करता था कि ज़रूर इस बच्ची को पैदा करने वाले अपनाना नहीं चाहते, या फिर ये किसी की नाजायज़ बच्ची है जिसने बदनामी के खौफ से बच्ची को जंगल में छोड़ दिया है। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि ये बच्ची कोई मामूली बच्ची नहीं है, बल्कि उन घने जंगलात में रहने वाली जिंदादिल रुमैसा की बच्ची है। जैसे ही अहमद सदीकी ने बच्ची को उठाकर अपने गले लगाया, बच्ची ने एकदम से रोना बंद कर दिया और अपनी ब्राउन आंखें खोलकर उनकी तरफ देखने लगी। न जाने इस बच्ची में ऐसी क्या कशिश थी कि सिद्दीकी साहब को अपना गम कम होता महसूस हुआ। दूसरी बात यह थी कि अगर उनकी बेगम नौशीन होश में वापस आते ही अपने बच्चे के बारे में पूछेंगी तो वो उनसे क्या जवाब देंगे। ये बच्ची उस वक्त उन्हें खुदा की एक नेमत महसूस हो रही थी, इसलिए वो फौरन बच्ची को अपने साथ लेकर हॉस्पिटल पहुंच गए। मंसूर चचा कुछ खौफजदा से महसूस हो रहे थे, लेकिन उन्होंने इस बात को अपना वहम समझा कि जैसे ही वो अपनी बच्ची अहमद सदीकी की गोद में आए, उन्हें लगा कि जुगनू जैसे कुछ जानवर मुसलसल उनकी गाड़ी से चिमट कर आगे बढ़ते जा रहे थे। जब नौशीन को होश आया तो उसने अपनी नन्ही परी को अपने बराबर में लेटा पाया, और यूँ अब तक नौशीन ये बात नहीं जानती थी कि ये बच्ची उनकी सगी बेटी नहीं, बल्कि मरी के घने जंगलात में से मिलने वाली लावारिस बच्ची है जो उनके शौहर को मिली थी। बाद में उस बच्ची की वजह से बहुत सारे ऐसे वाक़यात पेश आते रहे जिनकी वजह से नौशीन बेगम और अहमद सदीकी ने बहुत सारी परेशानियाँ उठाई। फिर एक बुजुर्ग के कहने पर उन्होंने अपनी फॉरेस्ट ऑफिसर की जॉब छोड़कर बरी से दूर लाहौर में रिहाइश का फैसला कर लिया और छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट कर लिया। अहमद सदीकी को अब भी वो मंजिर पूरी तरह से याद था कि कैसे उस रोज़ जब वो घर वापस लौटे थे तो मुस्फिरा की हालत उस वक्त कितनी ख़राब थी। उस वक्त वो सिर्फ 2 साल की थी जब उसने खुद किचन में जाकर फ्रिज खोला था और कच्चा गोश्त उठाकर खाना शुरू कर दिया था। नौशीन बेगम ये देखकर चीखने चिल्लाने लगी। उन्होंने फ़ौरन अहमद सदीकी को फ़ोन करके बताया कि उनकी बच्ची की तबीयत बिगड़ गई है। वो जैसे तैसे घर पहुँचे और सामने की सूरत हाल देखकर उन्हें इस बात का यकीन हो गया था कि इस बच्ची में ज़रूर कोई गैर मामूली बात है, लेकिन वो अपनी बेगम को कुछ भी बताकर परेशान नहीं करना चाहते थे। उन्होंने नौशीन को समझाया कि शायद बच्ची पर किसी हवाई मखलूक का हमला हुआ है, वो फिक्र ना करे। फिर जैसे तैसे करके वो किसी रूहानी आमिल को ढूंढकर उस बच्ची को नॉर्मल हालत में वापस लाए। वो आमिल मुस्फिरा को देखते ही ये बात अहमद सदीकी को बता चुके थे कि ये बच्ची इंसानी नहीं बल्कि जिनजादी है। उन्होंने तो यह भी कहा था कि वो उस बच्ची को वापस उसी जंगल में छोड़ दें जहाँ पर उसके रिश्तेदार मौजूद हैं। लेकिन अहमद सदीकी को उस बच्ची पर अपनी सगी औलाद की तरह से उनसियत हो चुकी थी। और दूसरा, नौशीन बेगम की हालत के पेश नज़र उन्होंने ये राज हमेशा के लिए अपने सीने में छुपा लिया। फिर उसी आमिल के कहने पर वो उन्हीं गहरे जंगलात में जाकर एक ख़ास अमल भी करके लौटे थे जिसके गवाह सिर्फ मंसूर चचा थे। उन्होंने बाकायदा उस बच्ची की मुलाकात उसकी माँ से भी की थी। उसकी माँ ने तो कभी उनके किसी मामले में मुदाखलत नहीं की और ना ही उसने कभी उन्हें डराने धमकाने की कोशिश की। लेकिन उसके कबीले के कुछ शरीर जिन्नात अक्सर ही मुस्फिरा पर कब्जा करके उन्हें और उनकी बेगम को परेशान करने की कोशिश करते। दरअसल मुस्फिरा के वालिद तालूत का एक हादसे में इंतकाल हो गया था।
फिर मुस्फिरा की माँ अपने कबीले के हाथों निहायत परेशान होकर उस बच्ची को खुद से दूर करने पर मजबूर हो गई थी। अहमद सिद्दीकी गहरी सोच में डूबे हुए थे और ये सोच रहे थे कि क्या अब फिर मुस्फिरा के बाप के कबीले के वही शरीर जिन्नात वापस आ गए। तभी उनके मोबाइल की घंटी बजी। दूसरी तरफ उनके कज़न इसरार अहमद थे। अहमद सिद्दीकी ने एक नज़र अपनी बीवी और बेटी पर डाली और खुद बात करते हुए बाहर चले गए। इसरार अहमद एक इस्लामिक स्कॉलर थे और गुज़श्ता कई बरस से वो अमेरिका में खुद की इस्लामिक एकेडमी चला रहे थे। वो पाकिस्तान पहुंचे थे और अहमद सिद्दीकी से मिलना चाहते थे, लेकिन जब अहमद ने उन्हें अपनी परेशानी बताई तो परेशान हो गए और अहमद से वादा किया कि वो जल्द अज जल्द उनसे मिलने के लिए उनके घर पहुंचेंगे। अहमद सिद्दीकी ने बड़ी मुश्किल से अपनी बीवी और बेटी को संभाला पर कहा कि सिर्फ आज की रात का ही मसला है, कल तक उनके एक दोस्त यहाँ पहुंच जाएंगे जो इस मसले को जल्द हल कर देंगे। और यूँ वो लोग बड़े डरे सहमे उस रात की सुबह का इंतज़ार करने लगे। अचानक अहमद सिद्दीकी के दिल में ख्याल आया। उन्होंने चौंक कर अपनी बेटी की तरफ देखा तो ये मालूम हुआ कि मुस्फिरा ने अपने गले में पहना वो कदीम तावीज़ निकाल कर फेंका था जो मरी में उस बुजुर्ग आमिल ने उसे पहनाया था और ये ताकीद की थी कि ये बच्ची कभी भी इसे खुद से जुदा ना करे। उन्होंने अपना माथा पीट लिया और ये सारी मुसीबत सिर्फ और सिर्फ उन तक इसलिए पहुंची थी कि उनकी बच्ची ने उसको अपने गले से निकाल कर फेंका था। उन्होंने गुस्से से बीवी की तरफ देखा, लेकिन वो मुस्फिरा के सामने ऐसी किसी बात का जिक्र करके उसे परेशान या खौफजदा नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने नौशीन से भी कुछ कहने से गुरेज किया। अभी रात के 2 ही बजे थे कि अचानक शदीद तेज़ किस्म की खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। मुस्फिरा और नौशीन उस रात उनके मास्टर बेडरूम में थी और अहमद सिद्दीकी खुद सोफे पर नीम दराज थे। शायद उन्हें कुछ देर के लिए आंख लगी थी। उन्होंने चौंक कर सामने देखा। ये देखकर उनका खून खुश्क हो गया कि एक तवील और कामत साया मुस्फिरा के सिरहाने खड़ा है। अहमद सिद्दीकी ने अपनी जगह से उठने की कोशिश की तो उस बुरी सवार वजूद ने घूम कर उनकी तरफ देखा। अहमद सिद्दीकी को अपने जिस्म में तेज़ कपकपी का एहसास हुआ। उन्हें लगा कि कमरे का दर्जा हरारत एकदम से गिर गया है। वो अपनी जगह से उठना चाहते थे, शोर करना चाहते थे, लेकिन उन्हें लगा कि उनके जिस्म पर मनो वजन गिर गया है और वो पूरी तरह से मफलूज हो गए। वो फिक्रमंदी से अपनी बीवी और बेटी को देखते रहे। उनके देखते ही देखते उस साय ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और मुस्फिरा के बालों की एक लिट काट कर अपनी मुट्ठी में दबा ली। फिर धुआं बनकर वहाँ से तहलील हो गया। अहमद सिद्दीकी का पूरा जिस्म जैसे लरज रहा था। काफ़ी देर बाद वो हरकत करने की पोजीशन में बहाल हुए तो वो अपनी जगह से तेज़ी से उठे और कमरे की लाइट चलाकर अपनी बच्ची के बाल देखने लगे तो वाकई उसके बालों के सामने की एक लिट कट चुकी थी। यानी जो कुछ उन्होंने देखा था वो कोई ख्वाब नहीं था बल्कि हकीकत थी। नौशीन लाइट के जलने से उठ गई, लेकिन मुस्फिरा बहुत गहरी नींद सोती रही। अहमद सिद्दीकी ने खौफजदा अंदाज में मुस्फिरा के बालों की तरफ इशारा किया तो नौशीन भी ये देखकर हैरान रह गई कि इसके बहुत ही प्यारे बाल बुरी तरह से कटे हुए। अहमद सिद्दीकी ने चुपके से पूछा कि नौशीन, मैंने तुम्हें कितने साल से मना कर रखा था कि ये तावीज़ मुस्फिरा के वजूद से जुदा नहीं होनी चाहिए, लेकिन तुम्हारी ज़रा सी लापरवाही ने देखो परसों पुरानी मुसीबत को दोबारा से आवाज़ देकर बुला लिया। नौशीन भी शदीद घबराई हुई थी। दोनों को अपनी बेटी अपनी ज़िंदगी से भी प्यारी थी, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर ने उन्हें यही बताया था कि अब दोबारा कभी भी उनके आंगन में कोई फूल नहीं महक सकता। नौशीन ने मुस्फिरा को हिलाने की कोशिश की ताकि उसे उठा सके, लेकिन ये देखकर उन दोनों मियाँ बीवी के हाथों के तोते उड़ गए कि मुस्फिरा सो नहीं रही बल्कि गहरी बेहोशी में जा चुकी है। नौशीन रोते हुए अहमद सिद्दीकी से कहने लगी कि वो जल्द से जल्द उसे हॉस्पिटल लेकर जाए, लेकिन वो बेबसी की तस्वीर बने उसे देखते रहे, क्योंकि वो जानते थे कि ये कोई ऐसा मामला नहीं है कि हॉस्पिटल ले जाने से मुस्फिरा की तबीयत बहाल हो जाएगी, बल्कि अब सिर्फ इसरार अहमदी उस मसले का कोई हल निकाल सकते थे। उन्होंने नौशीन की जिद पर उन्हें बता दिया कि वो अपने कज़न से बात कर चुके हैं और वो सुबह पहली फुर्सत में ही उनके घर पहुंच जाएगा, लेकिन अब मुस्फिरा को हॉस्पिटल नहीं ले जाया जा सकता। ये सुनकर नौशीन भी अपनी जगह पर खामोश होकर बैठ गई। वो सारी रात दोनों मियाँ बीवी ने अपनी आंखों में काटी। सुबह जब फजर की अजान बुलंद हुई तो तब जाकर उनके सीने पर रखा ये बोझ कुछ हल्का हुआ, क्योंकि वो जानते थे कि बस अब कुछ ही देर में प्रोफेसर इसरार उन तक पहुंच जाएंगे। पहले अहमद सिद्दीकी ने फजर की नमाज पढ़ी और फिर अपनी बीवी को भी इशारा किया। उनकी मुलाजमा के आने में अभी काफ़ी वक्त पड़ा था, इसलिए उन्होंने खुद ही किचन में जाकर अपने लिए और अपनी बेगम के लिए चाय बना ली। वो दिल ही दिल में बार बार ये सोचे जा रहे थे कि क्या उन्हें अपनी बीवी को बता देना चाहिए कि ये बच्ची उनकी नहीं बल्कि एक जिन्नाती बच्ची है,
लेकिन फिर अपने सीने में धड़कता हुआ दिल, एक बाप का दिल उन्हें इस चीज़ से मना करता कि कहीं नौशीन ये हकीकत जानकर मुस्फिरा से खौफजदा या बददिल ना हो जाए। वो जब भी मुस्फिरा को देखते उन्हें अपना नौमौलूद बेटा याद आ जाता और वो चुपके उसे याद करके आंसू बहा रहे थे। सुबह 7:30 बजे उनके दरवाजे पर बेल बजी और मंसूर चचा ने इत्तला दी कि प्रोफेसर इसरार पहुंच चुके हैं। मुस्फिरा अब तक बेसुध पड़ी थी और नौशीन मुसलसल उसके सर पर हाथ फेरकर उसे जगाने की कोशिश किए जा रही थी। इसरार अहमद ने जैसे ही उस लड़की की तरफ देखा, उन्हें एक जोरदार झटका लगा। वो जिसे अपने दोस्त की बेटी समझते थे वो कोई इंसानी लड़की थी ही नहीं, बल्कि वो खुद एक जिनजादी थी। तो फिर इसरार अहमद सिद्दीकी ने इशारा किया कि वो नौशीन के सामने कोई बात ना करे। उसने फौरन खुद को संभाला और कमरे में दाखिल होते ही हिफाजत की दुआएं पढ़कर इशार खींचने लगे। आज तक उसने हमेशा इंसानों को जिन्नात के चुंगल से छुड़ाया था, मगर ये पहली बार था कि एक जिनजादी को ही जिन्नात से बचाने के लिए उसकी मदद तलब की गई थी। नौशीन अपनी बेटी को अकेला छोड़ने पर किसी सूरत राजी नहीं थी, लेकिन अहमद सिद्दीकी उसे बड़ी मुश्किल से बाहर लेकर गए। अभी इसरार अहमद की पढ़ाई मुकम्मल भी नहीं हुई थी कि दरवाजे और खिड़कियां जोर जोर से इस तरह बजने लगे जैसे कि उन्हें बाहर से कोई बुरी तरह से पीट रहा हो। वो मुस्कुराने लगे क्योंकि वो जानते थे कि उनका मुकाबला करना किसी आम जिनजात के बस की बात नहीं। फिर एकदम से मुस्फिरा ने अपनी आंखें खोल ली। उसकी आंखें बिल्कुल सुर्ख रंग की थी और वो निहायत खौफनाक आवाज़ में ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी। उसकी चीखों से पूरा घर लरस कर रह गया। नौशीन अपना सीना थाम कर बाहर खड़ी परेशानी से कमरे के दरवाजे की तरफ देख रही थी। अहमद सिद्दीकी को अपनी उस गलती पर अब पछतावा हो रहा था कि काश उस रात ही वो अपनी बीवी को हकीकत बता देते कि जिस औलाद को उन्होंने जन्म दिया था वो जिंदगी की बाजी हार गई है। अब बरसों बाद अगर उस रात से पर्दा उठ जाता और नतीजे में मुस्फिरा या तो अपनी दुनिया में वापस लौट जाती या फिर उसे कोई नुकसान पहुंच जाता, तो शायद नौशीन के लिए जिंदा रहना मुमकिन ही ना होता, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानते थे कि उनकी बीवी अपनी बेटी को किस कदर चाहती है। तभी अंदर से इसरार अहमद ने उन्हें पुकारा। वो डरते डरते दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुए तो ये देखकर हैरान रह गए कि मुस्फिरा अपने बिस्तर से कई फुट ऊपर उठकर हवा में मुअल्लिक थे। उसके लंबे बाल मजीद लंबे होकर बिस्तर को छू रहे थे। अचानक अहमद सिद्दीकी को अंदाज़ा हुआ कि वो मुस्फिरा नहीं बल्कि उसकी माँ है। वो गुस्से से अहमद सिद्दीकी को घूर रही थी और कह रही थी, अहमद, मैंने तुम्हें अपना भाई समझकर अपनी बेटी को तुम्हारी झोली में डाला था, लेकिन तुमने इस आमिर को बुलाकर क्या साबित किया? अगर मैं ना पहुंचती तो शायद ये मेरी बच्ची पर कब्जा कर लेता। अहमद सिद्दीकी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम गलत समझ रही हो बहना, ये आमिर नहीं, ये मेरा दोस्त है और ये मुस्फिरा को नुकसान पहुंचाने नहीं आया। कल रात से मुस्फिरा की तबीयत खराब है और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि कोई इसके बाल काट कर ले जा चुका है, और तुमने मुझे बताया था कि कभी भूल कर भी मुस्फिरा के बालों पर किसी की नज़र न पड़ने दूँ और ना ही कभी मुस्फिरा को इस बात की इजाज़त दूँ कि वो अपने लंबे बालों को काटे। अब तुम ही कहो कि ये सब कुछ किसने किया है। इस बात का पता लगाने के लिए मुझे कहाँ जाना चाहिए था? ये सुनते ही मुस्फिरा का चेहरा एकदम से नॉर्मल होना शुरू हो गया। ज़रा सी देर में वो बिस्तर पर आकर बैठ गई। इसरार अहमद ने अहमद सिद्दीकी की तरफ देखा और उससे पूछा कि अब क्या किया जाए। जब ही कमरे में एक जोरदार धमाका हुआ और हर तरफ तेज बदबू फैल गई। अहमद सिद्दीकी और इसरार अहमद बुरी तरह से खांसने लगे। थोड़ी देर बाद जब वो देखने के काबिल हुए तो ये देखकर हैरान रह गए कि कमरे में मुस्फिरा का कोई नामो निशान नहीं था। मुस्फिरा को जिन्नात ले जा चुके थे। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। हमें मरी के उन जंगलात में वापस जाना होगा जहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ था। इसरार अहमद ने अहमद सिद्दीकी की तरफ देख कर कहा। नौशीन बेगम, अहमद सिद्दीकी और इसरार अहमद उसी वक्त लाहौर से मरी की तरफ रवाना हो गए। नौशीन की हालत अब पहले से ज़्यादा ख़राब थी। जब से उसे ये मालूम हुआ कि वो जिसे अपनी औलाद समझ रही थी वो उनकी बेटी ही नहीं थी बल्कि एक जिनजादी थी, लेकिन इसके बावजूद उसकी ममता को करार नहीं आ रहा था। इसरार अहमद ने अपने किसी खास दोस्त को फ़ोन किया जो उनके लिए तैयारियां करके उनका मुंतज़र था। चांद की 14 तारीख थी। चांदनी रात में जब वो जंगल के करीब पहुंचे तो उन्हें रहमत अली नाम का एक शख्स मिला जो वही था जिसको इसरार अहमद ने फ़ोन किया था, जिसने उन्हें कहा कि आज की रात बहुत अहम है। अगर आज की रात वो उस जिनजादी को शैतानी जिन्नात के ग्रोह से बचाने में कामयाब हो गए तो फिर वो दोबारा कभी इस पर हमलावर नहीं हो पाएंगे। ये सुनते ही अहमद सिद्दीकी और नौशीन इतनी पुरुमीद नज़रों से इसरार अहमद की तरफ देख रहे थे। उन्हें अपनी बच्ची हर हालत में सही सलामत वापस चाहिए थी, चाहे वो कोई इंसान नहीं थी, लेकिन उनके लिए वो उनकी सगी औलाद से बढ़कर थी।
उन्होंने दोनों को तसल्ली दी और साथ जंगल में ले गए जहाँ पहले सब कुछ तैयार था। 2 गोल दायरे बने थे, एक बड़ा दायरा, एक छोटा दायरा जिसमें सिर्फ एक ही शख्स पूरा आ सकता था। इसरार अहमद ने सबको उस बड़े दायरे में जाने के लिए कहा और खुद पढ़ाई करने लगे। उन्होंने मुट्ठी भरकर मिट्टी के सफ़ेद दायरे के इर्द-गिर्द डाल दी। उसके बाद नौशीन बेगम से कहा कि वो मुस्फिरा के कपड़े दें। नौशीन बेगम ने उसके कपड़ों वाला बैग इसरार अहमद को पकड़ा दिया। उन्होंने मुस्फिरा का एक जोड़ा निकालकर उस छोटे गोल दायरे में रखा और खुद भी हमारे दायरे के अंदर आकर तेजी से पढ़ाई शुरू कर दी। कुछ देर तक पढ़ाई जारी रही और कुछ भी नहीं हुआ। फिर अचानक से हल्की हल्की हवा चलने लगी जो यकमुश्त तेज होने लगी। फिर अचानक ही वो तेज हवा पेड़ों में तब्दील हो गई, इतनी तेज कि वहाँ सबको उस दायरे में टिके रहने के लिए तगदू करना पड़ती। लेकिन उस छोटे से दायरे के पास हवा का नामो निशान भी नहीं था, क्योंकि मुस्फिरा का जोड़ा जहाँ था वहीं का वहीं पड़ा था, बिल्कुल नहीं हिला था। चंद ही लम्हों में उस छोटे दायरे से हल्का हल्का धुआं उठने लगा। जैसे ही धुआं चढ़ा तो दायरे में मुस्फिरा घुटनों के बल बैठी थी, लेकिन वो हवासों में नहीं लग रही थी। बार बार कभी दाएं लुढ़कती कभी बाएं, मगर मुकम्मल तौर पर गिर नहीं रही थी, क्योंकि उसको पीछे से किसी ने थाम रखा था। जब गौर किया तो मुस्फिरा के इर्द-गिर्द बहुत सारे छोटे छोटे जिन्नात दिखाई दे रहे थे, जिन्होंने मुस्फिरा को पूरी ताकत से जकड़ रखा था। इसरार अहमद ने पढ़ाई बंद कर दी और अहमद सिद्दीकी की तरफ देखकर बोले, यही है वो जिन्नात जिन्होंने शरारत से मुस्फिरा को तुम्हारे घर से गायब किया था। इनका सिर्फ एक ही मकसद था कि तालुत नहीं रहा तो वो उसकी बेटी को भी नहीं रहने देंगे, वो इसकी जान लेना चाहते। पूरी कहानी से तो तुम वाकिफ ही हो। अब एक ही हाल किया जा सकता है, पर इसका भी भरोसा नहीं कि वो कारगर रहेगा या मुस्फिरा की जान को मजीद मुश्किल में डाल सकता है। नौशीन बेगम ये बात सुनकर जल्दी से बोली, मुझे बताओ क्या हल है। देखें भाई, आप जो कर सकते हैं वो करें। बेशक मुस्फिरा जो भी है, लेकिन मैंने इसे अपनी सगी औलाद समझ कर ही बड़ा किया है। या तो जानवरों से भी मोहब्बत हो जाती है, मुस्फिरा तो फिर इंसानों की तरह मेरी बेटी के तौर पर रही है। साथ अहमद सिद्दीकी की भी हालत ऐसी थी। इसरार अहमद ने अपने दोस्त की जानिब इजाज़त तलब निगाहों से देखा तो उन्होंने आंखें झपकाकर गोया इसरार अहमद को हर तरह की इजाज़त दे दी कि चाहे कुछ भी करो, लेकिन मुस्फिरा को इस मुश्किल से निकाल लो। मैं इसकी दोनों माओं को क्या जवाब दूंगा। इसरार अहमद ने मुस्बत जवाब पाते ही पढ़ाई शुरू कर दी तो कुछ ही देर में वहाँ पर दोबारा हल्का हल्का धुआं हुआ, जहाँ से बड़ी गमगीन आवाज़ सुनाई देने लगी। क्या बात है, मेरी बच्ची को बचाते क्यों नहीं हो तुम सब? मैं बेबस हूँ, अगर बेबस ना होती तो कभी इस जंगल जैसे वीरान में अपनी नाजुक बच्ची को ना छोड़ती। ये रुमैसा थी मुस्फिरा की हकीकी माँ। इसरार अहमद ने ऊंची आवाज़ में कहा, मुस्फिरा को बचाने की राह है, लेकिन उसके लिए आपकी इजाज़त चाहिए, और हल भी ऐसा है कि बचने के बाद ये इंसानों की दुनिया में नहीं रह सकेगी, ये आपकी दुनिया में चली जाएगी। अब अगर आप इसे यहीं रखना चाहती हैं तो फिर मुस्फिरा को बचाना थोड़ा मुश्किल है। अगर इसे वापस भेजने पर आमादा हैं तो 100 में से सिर्फ 50% है कि हमारा हल कामयाब हो जाए। वो चिल्ला कर बोली, जो करना है करो, बस मेरी बच्ची को कुछ नहीं होना चाहिए। ये तालूत की औलाद है। वो शरीर जिन्नात इसे तभी मारना चाहते हैं ताकि तालूत के कबीले का कोई दावेदार उनके सामने ना आए। मैं सिर्फ मुस्फिरा के बड़े होने का इंतज़ार कर रही थी, तभी तो इसे छुपाए रखा। इतनी देर इन सारे शरीर जिन्नात से छुपाए रखा था। मुझे उम्मीद थी कि ये बड़ी होगी तो मुझे ना सिर्फ वो इज्जत वापस और मुकाम दिलवाएगी जो तालूत की मौजूदगी में मिलता था, बल्कि इन जिन्नात से वो कबीला भी हासिल करेगी। पर अब मुझे किसी और शे का हिर्स नहीं है, मुझे सिर्फ अपनी बच्ची की ज़िंदगी प्यारी है। ये सुनकर इसरार अहमद ज़ेरे लब हल्का सा मुस्कुराए और बोले, इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा, बाकी मुस्फिरा का नसीब। तभी वो धुआं वहाँ से गायब हो गया। अब मुस्फिरा की हालत मुसलसल ख़राब होती जा रही थी। वो पहले मदहोश थी, लेकिन अब हल्का हल्का कराह रही थी, क्योंकि वो जिन्नात उसे तकलीफ़ दे रहे थे ताकि इसरार अहमद उन्हें उस दायरे की कैद से आज़ाद कर दे। इसरार अहमद ने मुस्फिरा को पुकारा और पूछा, तुम्हें उस शादी पर क्या हुआ था? कौन दिखाई दे रहा था? मुस्फिरा आहिस्तगी से बोली, वो एक बेहद खूबसूरत इंसान था। पहली मर्तबा देखने पर ही मुझे उसमें कशिश महसूस हुई, फिर वो मेरे बालों का दीवाना हो गया। ये सब कहते हुए साफ देखा जा सकता था कि वो आलम मदहोशी में है। ये बातें वो अपने हवास में नहीं कर रहे थे। इसरार अहमद उसके अंदर से ये सारी बातें गिरवा रहे थे। क्या वो लड़का अब भी तुम्हारा दीवाना है? मुस्फिरा ने इस बात में सर हिला दिया। आंखें उसकी अब भी बंद थी। तुम्हें कैसे पता चला कि वो तुम्हारा दीवाना है? इसरार अहमद ने नया सवाल किया तो वो साबका लहजे में बोली, क्योंकि वो मेरे कानों में सरगोशियाँ करता रहा था रात भर।
कि तुम्हारे बालों ने मुझे अपना असीर बना दिया है। इनकी खुशबू मुझे पागल कर देती है। मैं खुद को बेबस महसूस करने लगता हूँ। जब तक उनकी खुशबू मेरी नाक से टकराती है। वो बहुत सोच सोच कर बोल रही थी, अगर तुम मुझे यहाँ बुलाना चाहो तो क्या वो आ जाएगा? इसरार अहमद के अगले सवाल पर उसने फिर इस बात में सर हिलाया और कहा, हाँ वो मेरे करीब आना चाहता है, पर ये सब उसे नहीं आने देते। उसे धमकी देते कि वो मेरे बाल काट देंगे, तभी वो मेरे करीब नहीं आ रहा। ये कहते ही मुस्फिरा ने ज़ोर ज़ोर से चीखें मारना शुरू कर दी, क्योंकि वो जिन्नात अब उसे बहुत ज़्यादा अजियत देने लगे थे। चूँकि मुस्फिरा ने उनका राज इसरार अहमद को दे दिया था, तभी तो वो पागल हो रहे थे। इसरार अहमद जल्दी से बोले, मुस्फिरा तुम्हारी जान खतरे में है, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ तुम्हें वही नौजवान निकाल सकता है। मैं कुछ पढ़ाई करूँगा और वो पढ़ाई सिर्फ 1 मिनट की होगी, तब ये सब जिन्नात तुमसे दूर चले जाएंगे। उनके जाते ही अगर वो जिन ज़्यादा उन्हें ख़त्म कर दे तो वो तुम्हें या तुम्हारे बालों को नुकसान नहीं पहुँचा सकेंगे, लेकिन इस लड़ाई में उस जिनज़ादे की जान भी जा सकती है। इसलिए जो कहना सोच समझ कर कहना। अगर तुम कहोगी तो मैं तभी ये अमल शुरू करूँगा। इन जिन्नात को दूर इसलिए भगा रहा हूँ ताकि वो जिनज़ादा और ये जिन्नात तुमसे दूर जाकर लड़ाई लड़ें, लेकिन उसके बाद जो जीता वो तुम पर भी फातह पाकर रहेगा और हमेशा के लिए तुम पर हावी हो जाएगा। बताओ तुम ये खतरा मोल लेने के लिए तैयार हो? इसरार अहमद ने जो ही पूछा तो उन शरीर जिन्नात ने मुस्फिरा को अजियत देना शुरू कर दी। तभी इसरार अहमद ने भी बर्क रफ्तारी से अपनी पढ़ाई शुरू कर दी, जिससे एक धमाका हुआ और वह सभी जिन्नात उड़ते हुए दायरे से बाहर उछल कर गिरे। पीछे गिरते ही उन्होंने दायरे में दोबारा दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन दायरे के गिर्द इसार मजबूत था तो वो अंदर नहीं आ सके। उसी लम्हे एक और धमाका हुआ और वो नीली आंखों वाला जिनज़ादा भी सभी को दिखाई देने लगा। अब वो जंगल किसी जंग का महाज लग रहा था, जहाँ एक तरफ वो शरीर जिन्नात थे तो दूसरी तरफ नीली आंखों वाला जिनज़ादा। वो दोनों लड़ रहे थे सिर्फ और सिर्फ मुस्फिरा पर हावी होने के लिए। उन जिन्नात की जंग इसलिए थी ताकि वो मुस्फिरा को मार कर कबीले का आखिरी दावेदार भी ख़त्म कर दे, जबकि उस जिनज़ादी को सिर्फ और सिर्फ मुस्फिरा के बालों की महक ने अपना दीवाना बना रखा था, जिस पर वो हमेशा हमेशा के लिए मकबूज होना चाहता था। वो लड़ाई पूरा 1 मिनट चली। लड़ते हुए कुछ भी वाज़े दिखाई तो नहीं दे रहा था, लेकिन उड़ती हुई मिट्टी से अंदाज़ा हो रहा था कि लड़ाई अब तक चल रही है। 1 मिनट बाद वो मिट्टी आहिस्तगी से वापस नीचे बैठ गई और मुस्फिरा ने भी इसी लम्हे अपनी आंखें खोली। इसरार अहमद ने सबको देखते ही कहा, मुबारक हो, मुस्फिरा की जान तो बच गई है, क्योंकि उन शरीर जिन्नात को नीली आंखों वाले जिनज़ाते ने मार भगाया है, लेकिन वह मुस्फिरा उसकी कैद में है। वो चाहे तो उस पर हावी हो सकता है और चाहे तो उसे आज़ाद कर सकता है। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। पहले तो वो जिनज़ादा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन इसरार अहमद के कहने के बाद वो सबको नज़र आने लगा। मैं पूरी हकीकत जान गया हूँ। अगर मुस्फिरा इंसान होती और इन्हीं हालात में होती तो खुदा गवाह है मैं इसे आज़ाद कर देता, लेकिन चूँकि इसका और मेरा वजूद एक ही शय से बना है तो मैं चाहता हूँ कि मुस्फिरा के साथ मेरी शादी कर दी जाए। मैं वादा करता हूँ इसे कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। अगर आप कहेंगे तो आपके साथ इंसानों के हालात में वहाँ तक रहने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन खुदा की कसम मैं इसके बालों की महक का दीवाना हो गया हूँ। अगर इसे दूर रहा तो मर जाऊँगा। मुझ पर एहसान कर दे, हमारा निकाह कर दे। उस वक्त वो जितनी मुश्किल से कांपते हुए बोल रहा था, कहीं से भी जिनज़ादा नहीं लग रहा था। मुस्फिरा की माँ रईसा भी वहाँ आ गई और इसरार अहमद ने सबकी हामी के साथ ही वहीं बैठे बैठे मुस्फिरा और शाहजहां का निकाह पढ़वा दिया। नौशीन निकाह के बाद रोने लगी तो शाहजहां ने वादा किया कि कुछ दिन की बात है, वो रईसा को उसका कबीला वापस दिलवा कर मुस्फिरा को लेकर वापस ज़रूर यहाँ आएगा, फिर हमेशा हमेशा के लिए उनके साथ रहेगा। उम्मीद करती हूँ व्यूअर्स आपको आज की कहानी बहुत अच्छी लगी होगी, इसलिए जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में आपको अगर वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को भी ज़रूर लाइक कर दें और सब्सक्राइब करने के साथ बेल के आइकन पर और पर प्रेस कर दें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक बआसानी से पहुँच सके। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।